अगर आसमां तक में। हेलो, हिंदी धर्म गुरु ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्राह्म चिन्ह का अवशेष पार्ट, जिसे अपलोड करना बाकी रह गया था और जिसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पर इससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए, समझ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कैसा लगा वो कमेंट के विषय में हमें बताएं भी और लाइक भी करें। इससे पिछली वीडियो में हमने ब्राह्म चिन्ह की संख्या 9 पढ़ ली थी। 9 ब्राह्म चिन्हों के विषय में हमको जानकारी हो गई थी। इसके आगे की जो ब्राह्म चिन्ह है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको बताएंगे कि उन चिन्हों का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये सारी जानकारी अभी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं फिर। हमने निर्देशक चिन्ह के विषय में जानकारी ले ली थी, हमने उसको पढ़ लिया था। निर्देशक चिन्ह में और योजक चिन्ह में थोड़ा सा ही अंतर होता है। ये आपका योजक चिन्ह है, इसको जब हम बनाते हैं तो ये छोटा सा बनाया जाता है। इससे जब इसकी दूरी ज़्यादा कर दें, इसको थोड़ा सा लंबा कर दें, तो ये समझ लीजिए फिर हमारा निर्देशक चिन्ह हो जाता है। निर्देशक चिन्ह में बताया गया है कि किसी के संवाद के लिए हम प्रयोग करते हैं निर्देशक चिन्ह में। और जबकि जो योजक चिन्ह होता है, ये किसी दो शब्दों को जोड़ने का काम यानी योज करने का काम करता है। जैसे विपरीतार्थक शब्द हैं, या इसके अलावा आपके संयुक्त क्रियाएं भी हो सकती हैं, या फिर इसके अलावा दो खंड में प्रधान शब्द भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और किसी के संवाद को अगर हम निर्देशित करते हैं तो वहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नंबर 10 पर होता है विवरण चिन्ह। इस विवरण चिन्ह का काम क्या होता है? विवरण मतलब किसी भी विषय से संबंधित उसके विषय में विस्तृत जानकारी देना विवरण कहलाता है। तो मान लिया किसी भी गद्यांश की, पद्यांश की अगर हम व्याख्या करते हैं तो उस व्याख्या में इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी की अगर हम सूचना बताते हैं तो उसमें भी विस्तार से, मतलब सूचना ऐसी सूचना नहीं जो एक लाइन में बता दी, सूचना ऐसी जो विस्तार से बतानी है, निर्देश ऐसा जो विस्तार से बताना है, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बल्कि अगर आपको कोई निर्देश देना है तो उस निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो संक्षिप्त होता है। अगर आप विस्तार में निर्देश दे रहे हैं तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक जो आप देख रहे हैं इसमें 2 ही हैं, जबकि आप मैथ में 3 कोष्ठक पढ़ते हैं। मतलब ये सबसे बड़ा होता है, एक मझला कोष्ठक जिसे बोलते हैं, और ये छोटा कोष्ठक होता है। पर हिंदी भाषा में जिस भाषा में हम प्रयोग करते हैं, अगर कोष्ठक की कहीं पर आवश्यकता पड़ जाए तो यहाँ पर 2 ही कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। एक है बड़ा कोष्ठक और एक है छोटा। ये कहाँ पर प्रयोग करते हैं? ये वहाँ पर प्रयोग होता है जहाँ पर किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें उससे संबंधित दूसरे शब्द का प्रयोग करना है, दूसरे वाक्य का प्रयोग करना है। तो ऐसी जगहों पर हम बड़ा कोष्ठक और छोटा कोष्ठक दोनों का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न ये है कि इन दोनों में से कब किसका प्रयोग किया जाए? तो छोटा कोष्ठक वहां पर प्रयोग होता है जहां पर किसी विशेष शब्द का अर्थ दूसरे शब्द में बताना हो। बड़े कोष्ठक का प्रयोग वहां पर होता है जहां पर किसी कही हुई बात को वाक्य के रूप में बताना हो तो बड़ा कोष्ठक लगेगा। अगर शब्द में बताते हैं तो छोटा कोष्ठक, और किसी वाक्य के रूप में, वक्ता के रूप में बताते हैं तो बड़ा कोष्ठक। बस इतना सा अंतर है। आगे आते हैं, आगे आ जाता है विस्मरण चिन्ह। इसे हंस पद भी कहते हैं, त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। यानी ये इस चिन्ह का प्रयोग वहां पर करते हैं जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं और उसमें हमारा कोई भी शब्द छूट जाए। अब उस शब्द को हम वहां पर कैसे लिखें, तो उसको उस 2 शब्दों के बीच में दिखाने के लिए, पढ़ने के लिए, संकेत करने के लिए इस विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मरण यानी हम भूल गए धोखे से। इसे हंस पद भी कहते हैं, इसे त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। मतलब गलती हो गई है, उस गलती को हम इस चिन्ह को लगा करके सही शब्द को ऊपर लिख देते हैं, जिससे कि ये चिन्ह अपना पूरा अर्थ बता देता है।
इसके बाद आता है लाघव चिन्ह, इसे संकेतक चिन्ह भी कहते हैं। ये लाघव चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा गोल गोल सा है। ये आप कभी कभी जल्दबाजी में बिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं, पर ये ठीक नहीं होता है। बिंदी के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता, पर ये करते कहाँ पे हैं वो भी बता देते हैं। किसी भी शब्द को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहते हैं तो वहां पर उस शब्द का पहला अक्षर लिख करके इस लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, मतलब ये संकेत कर देता है। यानी कितना भी बड़ा शब्द हो, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रचलित बड़े शब्द के छोटे रूप को लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये नंबर 13 पर आता है लाघव चिन्ह। इसके बाद आता है लोप चिन्ह। अब ये लोप चिन्ह क्या है? लोप चिन्ह में आप देख रहे हैं ये बिंदी जो लगी हुई है, छोटी सी बिंदी लगी है, इसे लोप चिन्ह कहते हैं। इसे हम लोग लिखते समय जनरली बोल देते हैं अपनी भाषा में डॉट 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 डॉट, मतलब इसके बीच में कुछ भी पद। इस लोप चिन्ह का हम प्रयोग ऐसे वाक्यों के बीच में करते हैं जहाँ पर कोई गोपनीय शब्द रखे जाएं या कोई अश्लील शब्द हो, उसको छिपाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, या किसी भी छोड़े गए अंश को अपने अनुसार उस शब्द को लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, या किसी को सस्पेंस में लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं लोप चिन्ह। इसके बाद आता है दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह। दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह जिसे हम जानते हैं वो चिन्ह इस टाइप का होता है, या कहा जाए तो एक मानक के रूप में, जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में एस बनाते हैं तो ऐसी एस की आकृति होती है और इसको दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिन्ह कहते हैं। अगर हम जानना चाहें इसको, तो अगर ये सिंबल अलग रख दिया जाए तो इसे हम गुरु के नाम से जानते हैं, और इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं अवग्रह। तो ये दीर्घ होता है, दीर्घ उच्चारण होता है इसका, मतलब बड़ा होता है, और जब ये डबल लग जाए तो ये प्लुत चिन्ह कहलाता है। हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में या किसी को पुकारने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब किसी को पुकारते हैं तो इसको हम लगा देते हैं। अगर कहीं पर लिखते हुए समय मतलब पढ़ते हुए समय हमको लोगों को मिल जाए ये उस लेखन में, तो हम समझ जाएंगे कि इसको हमें कैसे पढ़ना है। इसके बाद आता है पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह, ये चिन्ह कैसा होता है? आपके सामने लगा हुआ दिख रहा है, मतलब एक कॉमा टाइप का लगा हुआ है। ये हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं जब किसी भी शब्द को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है और हमको बार बार नहीं लिखना है, तो उस बार बार के शब्द को लिखने के बजाय इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ये दर्शाता है कि ये शब्द वही है जो इससे पहले था, मतलब ऊपर से आकर लिखता हुआ चला आता है, तो ये कॉमा का प्रयोग हम कर देते हैं। तो इसे कहते हैं पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। इसके बाद आता है अब हम बात कर रहे थे टीका सूचक चिन्ह की। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टीका सूचक चिन्ह की। ये चिन्ह ऐसा होता है जब किसी भी पैराग्राफ में कोई भी शब्द हो और उस शब्द को हम कोई अलग सूचना देना चाहें, तो ऐसी जगह पर इस टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये एक स्टार की तरह बना हुआ होता है, या इस रूप में भी प्रयोग करते हैं, या हैशटैग के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे प्रयोग होता है? जैसे एक पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में यहाँ पर टीका चिन्ह लगा हुआ है ज्योत्सना पे, तो ये इसलिए लगाया गया है कि ये पर्यायवाची शब्द है और इसका अलग से यहाँ पर अर्थ बताया गया। इसके अलावा आप लोगों को हम पुनरावृत्ति करा देते हैं आपके पाठ्यक्रम में, इंटर साइंस में, जहाँ सामान्य हिंदी होती है और एक साहित्य हिंदी होती है, पर हिंदी में लगभग चैप्टर सेम ही होते हैं, पर कम ज़्यादा कोर्स होता है, वो सामान्य हिंदी होती है और वो लिटरेचर होता है। तो ऐसी विषय सूची में वहाँ पर ये टीका चिन्ह लगा दिया जाता है और लास्ट में लिख दिया जाता है कि इस प्रकार के जो अध्याय हैं वो सामान्य हिंदी के अंतर्गत
आते हैं अथवा इस प्रकार के अध्याय सामान्य हिंदी के अंतर्गत नहीं आते, मतलब एक सूचना दे दी जाती है उस एक ही पैराग्राफ की अलग से ये टीका चिन्ह लगा करके। तो ऐसे ये प्रयोग किया जाता है टीका सूचक चिन्ह। इसके बाद आता है रेखा चिन्ह। ये रेखा चिन्ह का काम क्या है, ये प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके विषय में हम देखते हैं। इसका प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ किसी भी वाक्य में कोई विशेष अवधारणा देनी हो, तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लिया एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ में एक रेखा चिन्ह दे दिया है। अब इससे संबंधित आपसे पूछ लिया जा सकता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, या रेखांकित अंश का अर्थ बताइए, या रेखांकित अंश को अपनी भाषा में लिखिए, मतलब कुछ भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रेखांकित रेखा चिन्ह वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ कोई विशेष अवधारणा देनी हो आपको अलग से, तो वहाँ पर ये रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह को हम मैथ में बराबर कहते हैं। इस टाइप का ये चिन्ह होता है, मतलब ये तुल्यता सूचक चिन्ह होता है, तुलना करता है और तुलना करके हमको बताता है। इसके बाद एक आता है अथवा चिन्ह, जिसे हम ऑब्लिक कहते हैं, लिखते समय बोल देते हैं अथवा चिन्ह ऑब्लिक, यानी किसी भी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को अगर हमें दिखाना हो तो इस चिन्ह को लगा करके हम दिखा सकते हैं। इसके बाद 21 नंबर पर आ जाता है अब समाप्ति सूचक चिन्ह। ये चिन्ह वो है जो किसी भी लेख या किसी भी अध्याय की जब समाप्ति होती है तो इस चिन्ह का अंत में प्रयोग किया जाता है। इसे हम समाप्ति सूचक चिन्ह कहते हैं।